मैथ की आज क्लास में हम बता रहे हैं आपको जॉर्ज पोलिया का समाधान सोपान। हमने बताया था, इसमें थोड़ा आपको बताया था, आगे इसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पाए, तो अब हम आपको इसको डिस्क्राइब करके बता रहे हैं। इसके एक दो क्वेश्चन भी बता रहे हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, बड़े आराम से देखना है, कोई ज्यादा जल्दी नहीं है। ठीक है, आराम से देखो। तो क्या है, हमने पहले बताया ही था कि जॉर्ज पोलिया की समाधान सोपान है, सोपान को स्टेप कहते हैं। ठीक है, ये एक मशहूर गणितज्ञ और शिक्षाविद थे। ठीक है, इनकी अपनी पुस्तक थी हाउ टू सॉल्व इट, जो 1945 में प्रकाशित हुई थी हमारी पुस्तक इनकी। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया था कि चार इन्होंने सोपान बताए थे, मतलब चार स्टेप बताए थे पढ़ाने के बच्चों को। ठीक है, तो क्या थे वो? पहला था हमारा समस्या को समझें, दूसरा था एक योजना बनाएं, तीसरा है योजना को क्रियान्वित करें, और चौथा है सत्यता का परीक्षण करें या जांच करें। तो पहले में हम देखते हैं समस्या को समझें, मतलब क्या समझे समस्या को। ठीक है, तो इस बारे में जब हम बात करेंगे कि समस्या को समझे, तो इसमें यह है कि पता लगाएं। समस्या को समझने का मतलब है समस्या के बारे में ये पता लगाएं कि हमें क्या करना है। ठीक है, क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहला अगर मान लो ऐसे ही, तो क्या करना है, क्या ज्ञात करना है। समस्या कोई होगी, आप समझो, मान लीजिए कोई भी समस्या है, तो हमें तो ये पहले पता करना है समस्या को है क्या। क्या ज्ञात करना है मतलब क्या चाहना है, क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है। ठीक, ये बात हो गई समस्या समझने के लिए। अब दूसरी बात, अगर वो कह रहा है कि जो समस्या में हमें जानकारी दी गई है वो जानकारी सही है कि नहीं, वो जानकारी सही है या गलत है। ठीक, ये चीज हमें देखनी है। ठीक, हम तभी तो समस्या को समझेंगे। अगर जानकारी गलत होगी तो समस्या सॉल्व कैसे होगी। ठीक है, और समस्या में अब दूसरा पॉइंट कह रहा है कि योजना बनाए। अब योजना क्या बनाओगे? मान लो आपने समस्या समझ ली कि हमें क्या ज्ञात करना है, क्या जानकारी है। ठीक, अब दूसरी चीज में और आ जाती है कि प्रश्न जैसे अगर हम बना रहे हैं, आपसे कहा जाए, आप एक टीचर हो, हम आपसे कहें कि मैथ का एक पेपर टाइप करना है क्लास 1 to 5 के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, प्रश्न कैसे बनाए, प्रश्न कैसे बनाए। अब कैसे बनाओगे प्रश्न, प्रश्न कैसे है, ठीक, वो देखना है। अब योजना बनाने के लिए सबसे पहला चीज तो यही आ जाएगा हमारा कि प्रश्न योजना बनानी है। अब योजना में पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सिलेबस देखेंगे पूरा। मान लीजिए हम उन्हें मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ में हमें 3 चैप्टर का हम ले रहे हैं। क्लास 3 से मैथ शुरू होती है, सही, तो हम क्लास 3, 4 और 5 के लिए मान ली, चलो यहाँ आ जाओ, 5 में ज्यादा सिलेबस आ जाता है। क्लास 5 में हमें बनाना है मैथ का। तो अब मैथ के हमने 3 चैप्टर लिए। पहला ले लिया जोड़, जोड़ घटाना। दूसरा चैप्टर हमने लिया एलसीएम, एलसीएम एचसीएफ जो भी है। तीसरा मान लो ले लिया हमने भिन्न। अब हमें ये एक 3 चैप्टर हो गए हमारे। हमें मान लीजिए कोई मासिक टेस्ट लेना है इनका, तो हमें क्या करना है, उसकी योजना बनानी है। हमने पढ़ाया, समस्या हमारी थी प्रश्न बनाना। ठीक, अब प्रश्न को कैसे बनाए, एकदम से कठिन बना नहीं दोगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनाए, ऐसी योजना बनाए ताकि बच्चों को वो चीज समझ में आए और वो सॉल्व करें अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गई। ठीक, अब योजना बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अनुमान लगाना पड़ेगा। पहले इंसान क्या करता है, किसी भी चीज में आपको करना, खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए समस्या क्या है, सब्जी होनी चाहिए। समस्या क्या है, सब्जी होनी चाहिए। दूसरी समस्या क्या है, मसाले इत्यादि चीजें होनी चाहिए। अब अनुमान लगाना है, सब्जी काटेंगे, फिर क्या करेंगे आगे की। फिर पहला क्या है, योजना बनाने में अनुमान लगाएं। अनुमान के बाद में क्या आएगा, अपने तर्क शक्ति का प्रयोग करें। तर्क शक्ति, अब आपको इसमें ऐसे क्वेश्चन डालने हैं जिनमें तर्क शक्ति का भी प्रयोग होता हो। ठीक है, योजना बनाने में पहले अनुमान लगाया हमने, फिर हमने कहा तर्क शक्ति के प्रयोग से
क्या किया, ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं जिनमें तर्क शक्ति के क्वेश्चन आते हो, ठीक है। और दूसरी चीज हमारा कह रहा है कि फिर योजना बनाने में सारणी बनाएंगे ना, एक सारणी बनाएंगे, सारणी का क्रमबद्धी बनाएंगे, 1 से 2 3 4 5, उस हिसाब से हम सारणी बनाए। क्या पहले हम सरल क्वेश्चन रखें या कठिन रखें, ये चीज ठीक है। आपको क्वेश्चन बनाने में ना सरल क्वेश्चन रखना है, ऐसा भी नहीं रखना है कि सारे विद्यार्थी उसकी धज्जियां उड़ा दें अगर पेपर बना रहे हो, आप पेपर सेटर हो। और ऐसा भी नहीं बनाना है कि कोई मतलब 10% या 20% ही उसको हल कर पाए। आपको पेपर ऐसा बनाना है कि 60% बच्चे आराम से कर ले, ठीक है। यही होता है हर पेपर में, हमारे कंपटीशन में क्या है, यही है। 60% तक तो सब पहुंच जाते हैं, लगभग 60% तक सब पहुंच जाते हैं। इसके बाद में 60 से जो 80 और 85 का जो क्राइटेरिया होता है वो बड़ा मुश्किल होता है, ठीक। उसी में जो मान लीजिए हम सीटेट की बात करें तो आपको तो पता है कि 150 का पेपर होता है 90 नंबर पास में लाने के लिए। अब मैं बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं, कुछ बच्चे अगर आप सीटेट या कोई भी एग्जाम है बिना उसके माइनस मार्किंग का आप बैठ जाइए, 50% या 40% तुक्के में ले आओगे, ठीक है। वो छोड़ो, आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तो आप 90 ले आओगे, 92 या 95 ले आओगे। लेकिन जो बच्चे 120 प्लस या 130 प्लस पे आते हैं उनमें वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हम लोग गलत कर देते हैं या छोड़ के आते हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, तो इस हिसाब से हम पेपर सेट करेंगे। अब तीसरी बात हमारी कह रही है योजना को क्रियान्वित करें। क्रियान्वित का मतलब है, क्रियान्वित मतलब उस पर कार्य करें, ठीक, कार्य करें। तो क्रियान्वित करने के लिए क्या होगा कि जो पिछले सोपान है हमारे, सोपान नंबर 1 समस्या समझे और योजना बनाए, क्या करना है, इन दोनों को पहले में ध्यान देना होगा, तभी हम योजना को क्रियान्वित कर पाएंगे, ठीक है। जब हमारे ये दोनों सही है तब हम अगली स्टेप में आ पाएंगे, ठीक है। इतनी बात होगी यहाँ पे, ठीक। चलो अब आती है सत्यता का परीक्षण। मान लीजिए योजना क्रियान्वित करने का मतलब आपने पेपर सेट कर दिया, पेपर क्या किया, पेपर आपका बन गया, ठीक। जब आपका पेपर बन गया दोस्तों तो क्या करोगे, अब हमको वापस यहां जाना पड़ेगा नंबर 1 पे, सत्यता का परीक्षण करें, क्योंकि जो हमने किया है, जो काम हमने किया है वो सही है या गलत है, फिर उसकी जांच करें, ठीक। ये चीज बताई है हमारी जांच पोल्या ने, ठीक है। और इन्हीं से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा चरण जार्ज पोल्या के समस्या समाधान चरणों में से एक है, ठीक है। कौन सा चरण है जो जार्ज पोल्या के समस्या समाधान के चरणों में से एक है, ये बात की है, ठीक है। समस्या को समझाना, योजना को सुधारना, योजना को क्रियान्वित करना और पुनः जांच करना, ठीक है। हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक है, ठीक। तो समस्या को समझाना, हम समस्या को समझाएंगे नहीं, ठीक है, समस्या को समझाएंगे नहीं। और जार्ज पोल्या ने क्या कहा, योजना को सुधारना नहीं है, योजना बनाना है, ठीक है। क्या है, योजना बनाना। और समस्या को समझाना नहीं, समझना है, समस्या को क्या है, समझना है। दूसरा, योजना को क्रियान्वित करना है, ये आपका सही है, और पुनः जांच करना है, ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, समस्या को समझाना नहीं है, योजना को सुधारना नहीं है, ठीक है। तो इसमें से थोड़ा यहाँ पे ये होना चाहिए से एक है, योजना क्रियान्वित करना, पुनः जांच करना, ये भी सही है, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, या वो आपसे ये पूछ देगा कि जार्ज पोल्या को उल्टे सीधे लिख देगा। पहले क्या था, समस्या, ठीक। दूसरा क्या था, योजना बनाना, ठीक। तीसरा हमारा क्या था, योजना को क्रियान्वित करना, ठीक है। और चौथा था जांच करना। अब इसमें वो क्या कर सकता है,
पहले वाले को चौथी वाली जगह या तीसरी वाली जगह, इस तरह उल्टे सीधे लिख देगा और आपसे पूछ देगा कि इनका सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो सीक्वेंस यही है, पहला है समस्या को क्या करना है, समस्या को समझना है, समस्या है क्या, दूसरा उसके बारे में योजना बनानी है, और तीसरा क्या है कि उसको क्रियान्वित करना है, चौथा उसकी जांच करना है। तो दोस्तों अब ये तो होगी हमारी सीडीपी। इसी में हम आपके लिए 4-5-6 क्वेश्चंस लाए हैं जो आपके 15 नंबर या 12 नंबर के आते हैं न्यूमेरिकल बेस में। ठीक है, आप उनको भी साथ साथ में देखते रहो। तो अब हम उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आओ हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखते हैं हम, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रेन टिकट काउंटर है। ठीक है, उस पर कुछ व्यक्ति लाइन में खड़े हैं। किसमें खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, और उसमें अमीना का स्थान दोनों ओर से 14वां है। उस लाइन में कितने व्यक्ति हैं। देखो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन लगाने के लिए आप सिर्फ इस फार्मूले का इस्तेमाल करो, टोटल, यहां से लिखो टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, अगर आप इसे इस्तेमाल करोगे यहां से निकल आएगा। देखो ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है कि मान लीजिए ये आपकी लाइन लगी हुई है। ठीक है, अमीना का स्थान दोनों ओर से कह रहा है 14वां है, यहां से भी 14वां है और इधर से भी 14वां है। ठीक है, तो 14वां एक स्थान पे तो वो खड़ी है, तो वो माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस करते हैं। तो लेफ्ट में कितने हैं, दोनों ओर से 14वां है, तो यहां पे आप जोड़ दीजिए कितने हो जाएंगे, 14वां। तो यहां से 14 लेफ्ट में भी है, 14 राइट में भी है, और -1 कर दो, 14 कम 14 कितने होते हैं, 28 -1 बराबर 27। अब यहां पे ये निकल के आ गया है कि कुल कितने व्यक्ति है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन है हमारा, 27 व्यक्ति है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा घुमा दिया गया है, बस कुछ नहीं है, यही है। क्या है इसमें, कह रहा है एक पंक्ति में मनोज का क्रमांक प्रारंभ से 18वां और अंत से कितना है हमारा, अंत से कह रहा है 13वां है। ठीक है, 13वां है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति खड़े हैं, यदि यहां पे लिखा था यदि पंक्ति में 6 लड़कियां हो, कह रहा है 6 लड़कियां हो, तो लड़कों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इसे सोल्व करते हैं, यानी क्या हो गया, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 कर लो। ठीक है, तो लेफ्ट में हमारे कितने, 18वां, और अंत में कितना है, 13वां, तो 18 और 13 जोड़ लो। ठीक है, और इसे क्या कर दो, -1 कर दो। यहां पे हमारे कितने हो जाएंगे, 31 -1 यानी कि 30 आ गए। जो कुल व्यक्ति थे हमारे वो कितने आ गए, 30 आ गए। अब इसमें से ये कह रहा है पंक्ति में 6 लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या अलग पूछ रहा है, तो मेल प्लस फीमेल बराबर टोटल, यानी टोटल कितने हैं, यहाँ पे मेल यानी लड़के कितने हैं यहाँ पे, तो यहां से अब टोटल में पूछ रहा है, मेल फीमेल टोटल हो गए 30, तो मेल यहाँ पे कितने हमारे, देखो भाई अब क्या हुआ, हाँ 18वां अंत से 13वां है, तो 30 थे, इसमें से लड़कियां कितनी है, 6, तो बाकी कितनी बचेंगी, 24। तो कितने लड़के आएंगे हमारे यहाँ पे, 24 लड़के आएंगे। ठीक है, तो कितने आएंगे, 24। तो हमारा ऑप्शन आ गया 24 बी पार्ट। अब देखो सीटेट में इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है और इसमें कुछ नहीं है, बस करड़ी आपने अगर पढ़ी है, हिंदी में कह रहा हूं करड़ी, तो आप आसानी सॉल्व कर सकते हो इसे। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी सी धनात्मक संख्याएं, ए बी सी क्या है हमारी, धनात्मक संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, तो हमें इसका मान निकालना है दोस्तों। तो मान क्या होगा, कह रहा है √a⁻1 इंटू बी क्रॉस √b-c √c⁻1 इंटू ए। तो देखो यहाँ पे एक चीज आप याद रखो,
कि अगर अंडर रूट एक गुणे अंडर रूट एक है तो यहां पे टोटल अंडर रूट हो जाएगा एक गुणे, ठीक है। अंडर रूट का गुणा अंडर रूट में हो जाता है। अब यहां पे कह रहा है एक, अगर आपको पता है कि अंडर रूट में कोई अगर चीज माइनस पे होती है, यहां पे क्या होता है अंडर रूट में हमेशा 2 रहता है, और यहां पे अगर कोई चीज माइनस में है तो माइनस वाला क्या करेगा, आराम नीचे आएगा। अगर ये नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, यानी बन जाएगा 1/8। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट में, ठीक। तो बस इसको ऐसे ही लिखना है, तो यहां लिखते जाइए, इसमें आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a 1/a इंटू बी, ठीक है। ये हो गया 1/b इंटू सी, और ये हो गया हमारा 1/c इंटू ए, ठीक है। हमने कहा अंडर रूट के एक साथ गुणा करो, एक ही अंडर रूट में आ जाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट b बटे ए इंटू अंडर रूट c बटे बी इंटू अंडर रूट a बटे c आ गया। सीधा ऑप्शन है, काट दो, कट रहे हैं, a से a कट रहा है, b से b कट रहा है और c से c कट रहा है, तो हमारा यहाँ पे कितना बचा, अंडर रूट 1। अंडर रूट 1 का मतलब 1 होता है। इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ पे अंडर रूट 1 का मतलब 1 होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। डी पार्ट है, ऑप्शन आ जाएगा 1। बात करते हैं यहीं पे बिल्कुल ऐसे ही है, बाई का मान ज्ञात करो यदि अंडर रूट यहाँ पे घात 4 चढ़ी हुई है, बाई होल पावर 8 इक्वल टू 225 है। ऑप्शन कह रहा है 10, 12, 15 और डी क्या है 18, ये 18, ठीक। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हमने यहाँ पे क्या बताया, अब अगर यहाँ पे दूसरी बात समझ लीजिए, इस तरह से लिखा है 2 अंडर रूट अगर 5 लिखा है तो हम इसको इससे लिख सकते हैं ना 5 होल पावर 1/2, क्योंकि ये जब अंडर रूट हटाएंगे तो 1/2 आता है, ठीक है। उसी तरह हमें इसको लिख लेना है बाई को, तो बाई को क्या लिखेंगे, देखो भाई, बाई को लिखना है 4 अंडर रूट बाई होल पावर 8 है इक्वल टू 225। अभी इक्वल टू खत्म करो, पहले इसे सॉल्व करो, ठीक है। तो हमने अगर अंडर रूट हटाया है तो ये इसके किस में आएगा, बटे में आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बाई की होल पावर बटे 4 हो गया। कितना हो गया, बटे 4, क्योंकि यहाँ पे 4 है। अगर यहाँ पे खाली अंडर रूट होता है तो उसका मतलब 2 ही होता है। अगर वो यहाँ पे 3 रखता तो क्यूब हो जाता, उसने 4 रखा तो हम किसे बटे में 4 करेंगे। अब तो बहुत आसान हो गया, सीधा काट दो, तो 22 स्क्वायर हो गया। अब 22 ये किसके बराबर है, 225 के है, तो इसे लिख लिया हमने 225। तो 22 स्क्वायर बराबर कितना होता है, 225। तो याद करो 225 किसका वर्ग होता है, 15 15 225, यानी कि y बराबर हमारा यहाँ पे कितना आएगा, 15। बहुत सरल क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाना है। कितना आएगा, 15, यानी हमारा सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। क्या करना होता है, अगर अंडर रूट कहीं पे भी है, अगर इस तरह भी लिखा होता है, यहाँ पे मान लो x लिखा होता और यहाँ पे देता 144 या कुछ और देता, ठीक, तो हमको क्या करना पड़ता, यहाँ पे x 1/2 हो जाता। अगर यहाँ पे 3 दे देता तो हम क्या करते, यहाँ पे 3/2 या 1/2, इसलिए बटे में आ जाता, ठीक। अगर यहाँ पे मान लो 2 कर देता तो हम क्या लिखते, x होल पावर 2/3, इस तरह, ठीक। तो यहाँ पे ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसे थोड़ा समझ के चलना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि a की होल पावर 3 की होल पावर a है, 27 की होल पावर b है और 81 की होल पावर c है, ठीक। अब कह रहे हैं abc बराबर 144 है, तो इसका मान निकालना है। तो क्या करना होगा, अब देखो इधर आओ, चलो ऊपर वाले हम मिटा देते हैं, आपने शायद लिख लिए होंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या लेगा, 3 की होल पावर a इक्वल टू 27 की होल पावर b
इक्वल टू 81 की होल पावर c है, और कह रहा है कि ए बी सी जो है वो 144 है। ठीक है, तो हमें इस चीज का मान निकालना है। तो पहले यहां बात करते हैं। देखो ए की होल पावर 1 है, अब ये भी 3 का ही है क्यूब, ये भी 3 का ही गुणनखंड एक तरह से। ठीक है, पूरा पूरा, तो 3 की होल पावर 1 हो गई। अब 3 दुर्गा 9 दिया 27 होते हैं, यानी 3 की होल पावर कितनी हो जाएगी, 3 भी हो जाएगी दोस्तों। ठीक, अब 81 है, तो यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 तुर्का 9 तिया 27 तिया 81, तो यहाँ पे 3 की होल पावर 4c लिख लेंगे। इतना समझ में आया? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये तीनों बराबर, तीनों नीचे की तीनों घातें बराबर होती हैं। ठीक है, तब हम घातों, जब नीचे के बेस तीनों बराबर होते हैं तो घातों को हम बराबर की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 3b बराबर और 4c ये बराबर है। अगर हम इसके बाद इन तीनों के बराबर में कोई एक चीज मान ले, जैसे k मान लेते हैं, इन तीनों के बराबर में क्या है, k माना है, ये तीनों इक्वल है, तो हमने क्या किया है, एक कोई चर अचर अचर पद मान लिया, जिसे k मान लिया। तो k का, अब देखो यहां से a का मान क्या निकलेगा, a का मान निकलेगा k। अब यहां से आप 3b इक्वल टू k करोगे तो b बराबर कितना आएगा, k/3 आएगा दोस्तों। ठीक, अगर हम यहाँ पे 4c बराबर k करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे c बराबर कितना आएगा, k/4 आ जाएगा। तो हमें इनके मान पता होंगे, a b और c तीनों के मान पता है। ठीक, अब अगली कंडीशन कह रही है कि ए बी सी बराबर 144 है, हमें दिया है यहाँ पे क्या, ए बी सी बराबर 144 है। जब हमें ए और बी सी तीनों के मान पता है तो हम इसमें रख दे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, तो ए का मान कितना है k, बी का मान कितना है k/3 और सी का मान कितना है k/4, बराबर हमारा क्या है 144। हमने किसको लिया, इसको लेके आए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे k का क्या हो गया, k तीनों k का गुणा होने पर k क्यूब हो गया, बचे कितने 3 चकू 12 बराबर 144। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k का क्यू इक्वल टू 144 गुणे 12। ठीक है, अब हमें k कितना निकलेगा, यहाँ पे आसान है, 12 12 44 होते हैं, तो k क्यू बराबर कितना होगा, 12 गुणे 12 44 और 1 12 था हमारे पास, तो q है, तो यहां से k का मान हमारा आ गया 12। k का मान दोस्तों कितना आ गया, 12 आ गया। अब हम यहां से a b और c तीनों के मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है a बराबर कितना दिया हमें, k, और k बराबर कितना आया 12, यानी a बराबर कितना हो गया 12। अब b बराबर कितना है, यहाँ पे b बराबर k/3 और k का मान कितना है 12, 12/3 कर दो, 3 चौक 12, यानी b बराबर कितना आया 4। ठीक है, अब तीसरी बात आती है c बराबर क्या है k/4 है, k बराबर k कितना है 12 है, तो 12/4 3 12, तो c बराबर कितना हो गया हमारा 3। अब हमें a का भी मान पता है, b का भी पता है, c का भी पता है, तो हम इसमें रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब इसमें कुछ बचा नहीं है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इस चीज को। चलो क्वेश्चन हटा देते हैं, सिर्फ ये याद रखो क्या था, हाँ हमारा था, यहाँ पे आ जाओ, 12 1/a प्लस 1/2b प्लस 1/5c दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 12 ले लिया, सबका मान जो है रखते चले जाओ, a का मान, b का मान और c का मान। a का मान कितना है हमारा 12 है, b का मान हमारा कितना है 4 है, यहाँ पे 2 है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस c का मान कितना है हमारा, c का मान हमारा 3 है, यहाँ पे 5 है, 5c है, 5 15 हो गया। अब इसे सॉल्व करने में कुछ नहीं लगेगा।
अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो 12 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, तो इनका एलसीएम आएगा लगभग 120। कितना आया दोस्तों? 120 एलसीएम आया। ठीक है, तो अब हम इन्हें जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इनको बिल्कुल भिन्न बन गई है, भिन्न तो आप सॉल्व कर ही लोगे। करो, 12 दशामन 120, ऊपर 1 है, गुणा होगा नहीं। इसमें से करोगे तो 8 का 2, 8 1 8, एक बार जाएगा, फिर कितने बचेंगे? 4 बचेगा। 8 5 40 होते, यानी हमारा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब 15 अट्ठे 120 होते हैं। इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो यहां पे हमारा हो जाएगा 8 5 13 10 33। तो कितना हो गया दोस्तों? 33/120, और बाहर गुणे में है ये वाले 12। काट दो, 12 दशामन 120 काट सकते हैं तो बचेगा 33/10। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर सही बटे में पूछेगा तो हम 10 का 33 में भाग दे देंगे। अगर यही पूछ रहा है तो यही, यानी कि जो इसका मान है हमारा आएगा 33/10। ये थोड़ा सवाल लेंदी इसलिए लग रहा है आपको, हमने आपको एक एक चीज समझाई है। वैसे डायरेक्ट ही हम यहाँ पे सीधे निकाल दे और यहां से सीधे निकाल के बता देते। ठीक है, तो इस तरह के सवाल अधिकतर आते हैं और आपको सॉल्व करने हैं। अगली क्लास में हम दोनों तरह के सवाल लेके आएंगे, आपके ये साइकोलॉजी वाले और ये दूसरे न्यूमेरिकल पोर्शन वाले। तो आप क्लास को रेगुलर शेयर जरूर करते रहिए। धन्यवाद।